हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजे कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर के बच्चे जो अब सेकेंड ईयर में प्रमोट होकर आए हैं, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अभी हम लोग जो विश्व के अंदर महामारी चल रही है कोरोना की, उसके कारण हमारा ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है, इसलिए भगवती पीजी कॉलेज ने अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। आज हम भूगोल की सेकेंड ईयर क्लास की सिलेबस का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में 2 पेपर भूगोल के फिजिकल ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ज्योग्राफी का अध्ययन किया। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी हमको पहला पेपर मानव एवं आर्थिक भूगोल और दूसरा पेपर जो है हमारा वो है राजस्थान का भूगोल, इसका अध्ययन करना है। इसमें आज हम आपको जो मानव एवं आर्थिक भूगोल जो हमारा पहला पेपर है उसके सिलेबस के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ मैं। इसमें 5 इकाइयाँ हैं, यानी 5 यूनिट हैं जो आपको पढ़नी है। मानव आर्थिक भूगोल में पहली जो यूनिट है, इसमें सबसे पहले हमें मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में अध्ययन करना है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मुख्य रूप से क्या प्रकृति है और इसके विषय वस्तु, यानी हम मानव भूगोल में किन चीजों का अध्ययन करेंगे उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तथा साथ ही मानव भूगोल के 3 सिद्धांत दिए गए हैं। मानव भूगोल में 3 सिद्धांत हैं, उन तीनों सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे और ये तीनों सिद्धांत हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। यानी इन 3 सिद्धांतों में से प्रतिवर्ष आपको एक सिद्धांत अवश्य पेपर के अंदर मिलेगा, परीक्षाओं में मिलेगा। इसके बाद मानव भूगोल में विभिन्न भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा है। मानव भूगोल में विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपना योगदान दिया है। उन भूगोलवेताओं के योगदान को, उनके योगदान का हमें अध्ययन करना है। इसमें विडाल डी ला ब्लास प्रमुख हैं, जीन बोन्स और हंटिंगटन, ये 3 विद्वान हैं हमारे मानव भूगोल में, जिनके बारे में यानी इन्होंने अपना क्या मानव भूगोल को दिया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही इसी यूनिट में हम विश्व की जनसंख्या, जो हमारे पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका प्रमुख जो है वृद्धि, विश्व की जनसंख्या वृद्धि, उस जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके साथ ही विश्व में ये जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का विश्व पे क्या वितरण है, जनसंख्या किस प्रकार से पूरे विश्व में फैली हुई है, वितरित है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तथा जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो इस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई जनसंख्या भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक समस्या बनी हुई है। तो जो जनसंख्या वृद्धि से विश्व में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं के बारे में हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे। तो जनसंख्या वितरण एवं समस्याएं, तो ये पहली इकाई या पहली यूनिट हमारी हो गई। दूसरी जो यूनिट है, दूसरी इकाई, इसमें हम जो हमारे विश्व में विभिन्न जनजातियां पाई जाती हैं, उन विभिन्न जनजातियों का अपना एक सामाजिक परिवेश होता है, अपनी उनकी संस्कृति होती है, उनका रहन सहन, उनका खान पान, सारी व्यवस्थाएं सबकी अलग अलग होती हैं और वो होती है उस क्षेत्र का जो वातावरण है, जो वहाँ की जलवायु है,
उस जलवायु से समायोजित होते हुए वो जनजातियां अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं। तो हम उन सभी जनजातियों का अध्ययन करेंगे और उसमें हमारे जो इस यूनिट में दिया गया है, जैसे उनका वितरण और उनका व्यवसाय क्या है, और ये जनजातियां जिनका हम अध्ययन करेंगे, एस्किमो जनजाति, पिग्मी जनजाति, बुशमैन जनजाति, गोंड तथा नागा। इसमें दो गोंड और नागा जनजाति ये हमारे भारत की जनजातियां हैं। एस्किमो, पिग्मी और बुशमैन ये अलग अलग क्षेत्र, जैसे पिग्मी टुंड्रा प्रदेश की है, पिग्मी एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश की है, पिग्मी बुशमैन ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो साथ ही इसमें आर्थिक इनकी गतिविधियां और जो इस पर्यावरण जहाँ ये रहती है उस पर्यावरण में किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करते हुए ये अपने को जिंदा रखती हैं, उसके बारे में हम सेकेंड यूनिट में इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है, ये 2 यूनिटों में हम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके बाद जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट से हमारा आर्थिक भूगोल शुरू होता है। आर्थिक भूगोल यानी सबसे पहले हम आर्थिक भूगोल की परिभाषा का अध्ययन करेंगे कि आर्थिक भूगोल की क्या परिभाषा है, उसकी क्या प्रकृति है तथा उसकी क्या विषय वस्तु है। इन चीजों के बारे में हम सबसे पहले थर्ड यूनिट में आर्थिक भूगोल के इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। इसी में हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारी प्रकृति में संसाधन पाए जाते हैं, उनमें से वन, मृदा, जल, ये 3 प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन इनका वितरण और इनका संरक्षण, किस प्रकार से इनका वितरण पाया जाता है विश्व लेवल पर, वनों का, वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, वनों का किस प्रकार से वितरण है पूरे विश्व के अंदर, वनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि आज इस युग में सबसे ज्यादा वर्तमान समय में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सबसे ज्यादा वनों का विनाश किया है। तो वनों के संरक्षण के लिए हम क्या योजनाएं ला सकते हैं, वनों के विनाश को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, उनका किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर आते मृदा, मिट्टियां जो हैं ये किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मानी जाती है, और खास करके कृषि प्रधान जो देश हैं, खास करके जैसे हमारा भारत है, भारत जैसे देश के लिए मिट्टियों का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितनी भी फसलें हैं, खेती है, सभी इन पर मिट्टियां जो है, मृदा जो है वो प्रभावित करती है। तो विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार से उनका वितरण है, और इन मिट्टियों का जो समस्याएं मिट्टियों से संबंधित हैं, या मिट्टियां जो लवणीय होती जा रही हैं, क्षारीय होती जा रही हैं, या अपरदन के शिकार हो रही हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से इनका हम संरक्षण कर सकते हैं मिट्टियों का, तो उसके बारे में हम इसमें इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है वो है जल, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो जल हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। जल सबसे बड़ी समस्या, कहने को तो हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पर जल पाया जाता है, लेकिन आप जब देखेंगे शुद्ध जल के रूप में हमारे मात्र मुश्किल से 1% जल है जो हमारे काम का है। बाकी सारा जो जल है समुद्रों में है, सारे लवणीय है। तो जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें जल का किस प्रकार से वितरण है, उसका किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। यानी प्रमुख रूप से जो 3 हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वन, मृदा, जल,
उनका वितरण एवं संरक्षण, इसका हम अध्ययन तीसरी यूनिट में करेंगे। अगला इसमें बिंदु आता है शक्ति संसाधन। देखिए, शक्ति संसाधन आज इस भौतिक युग में 21वीं सदी में औद्योगिक युग में सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी प्रदेश के विकास का अगर हम उसका रीढ़ की हड्डी माने विकास की, तो उसमें हम शक्ति के संसाधन को प्रमुखता देते हैं। क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी मशीन, बड़ी से बड़ी मशीन सभी शक्ति के संसाधनों से ही चलती हैं, शक्ति के साधनों पर ही निर्भर हैं। इसलिए शक्ति के साधन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और इसमें कोयला, पेट्रोलियम, जल शक्ति और अणु शक्ति, यानी इसमें हमारी जो शक्तियां हैं, कोयले के रूप में, कोयला हमारा प्राचीन समय से एक शक्ति के संसाधन के रूप में काम में लिया जाता है। आज भी बिजली निर्माण में, विद्युत निर्माण में सबसे ज्यादा अगर किसी शक्ति के साधन का उपयोग किया जाता है तो वो कोयले का है। उसके बाद पेट्रोलियम आता है। पेट्रोलियम जो कि हमारे भूगर्भ से खनिज पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के रूप में हम निकालते हैं इसको, और ये भी शक्ति के साधन के रूप में आता है। साथ ही जल शक्ति, देखिए आज हम पढ़ते हैं कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सीमित समाप्त संसाधन है, यानी एक स्थिति आएगी तो ये समाप्त हो जाएंगे। सीमित हैं, लिमिटेड है, समाप्त हैं, दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन जल शक्ति ऐसी है, यानी हम पानी के द्वारा जो बिजली बनाएंगे, पानी से जो बिजली बना सकते हैं, वो जल हमारे पृथ्वी पर अथाह है और विभिन्न नदियां हैं, नदियों पर बांध के उससे हम बिजली बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए पर्यावरण की दृष्टि से भी और अन्य सभी दृष्टि से जल शक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये लास्ट में आता है आपका अणु शक्ति, यानी परमाणु भट्टियों से उत्पन्न जो शक्ति है, यानी परमाणु भट्टी, जैसे हमारे भारत में 6 हैं परमाणु भट्टियां जिनसे बिजली बनाई जा रही है। यूरेनियम के विखंडन के माध्यम से हम बिजली प्राप्त करते हैं बड़े पैमाने पर। तो इस प्रकार से हम तीसरी यूनिट में आर्थिक भूगोल के रूप में हम इसमें आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय वस्तु, प्राकृतिक संसाधन, वन, मृदा, जल, उनका वितरण एवं संरक्षण तथा शक्ति संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, जल शक्ति और अणु शक्ति का अध्ययन करेंगे। चौथी जो यूनिट आती है, ये भी एक महत्वपूर्ण यूनिट है और ये कृषि से संबंधित है। कृषि के प्रकार, हमारे विश्व में अनेक प्रकार की कृषि पाई जाती है। तो विविध प्रकार की जो विश्व में कृषि पाई जाती है, उनके प्रकारों का अध्ययन हम इस यूनिट में करेंगे। और जो फसलें हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो फसलें पाई जाती हैं, उनके लिए अलग अलग भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक फसल, उसके लिए जलवायु अलग चाहिए, यानी वर्षा पानी की मात्रा अलग चाहिए, तापमान अलग चाहिए, मिट्टियां अलग चाहिए, धरातल का जो सतह, धरातल ये स्तर है, वो भी अलग चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक दशाएं हैं, मिट्टियां हैं, वो भी चाहिए। अलग अलग प्रकार के सभी फसलें अलग अलग प्रकार की भौगोलिक दशाओं में उत्पन्न होती हैं। तो सभी का जो भौगोलिक दशाएं हैं, उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। साथ ही ये जो फसलें विश्व में पाई जाती हैं, उनका वितरण और उत्पादन, और वो है गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी, रबर। ये विश्व की प्रमुख फसलें हैं जिनका हम वितरण और उत्पादन, साथ ही भौगोलिक दशाएं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे चौथी यूनिट के अंदर। साथ ही विश्व में कृषि प्रदेश, और इसमें लास्ट जो टॉपिक है वो है पशुपालन। पशुपालन क्योंकि
कृषि में एक प्रकार की कृषि आती है मिश्रित कृषि, और मिश्रित कृषि यानी कृषि के साथ साथ किसान अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालन भी करता है। तो पशुपालन भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख साधन है। तो इसमें हम विश्व में जो पशुपालन किया जा रहा है उसका हम अध्ययन करेंगे। पांचवी जो यूनिट है वो विश्व के अंदर जो विभिन्न खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और वो खनिज हैं लोहा इस्पात, तांबा, मैग्नीज और अभ्रक। इनका विश्व स्तर पर क्या उत्पादन है, क्या इसका वितरण है, इन सब का हम अच्छे अध्ययन करेंगे। साथ ही कई दूसरा जो बिंदु है उद्योगों की अवस्थिति, यानी इसमें जो उद्योग है लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, लुगदी और कागज, ये प्रमुख उद्योग हैं। अब देखिए इसमें हम अध्ययन करेंगे कि लोहा इस्पात उद्योगों के लिए कहाँ लगाए जाएं, उनकी कहाँ अवस्थिति की जाए, यानी कहाँ स्थापित किए जाए, उसके लिए क्या क्या चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया जाए जो लाभकारी हो, ऐसी दशाएं कहाँ पाई जाती हैं, वहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाए। इसी प्रकार से लुगदी एवं कागज उद्योग है, और एक है जहाज निर्माण। फिर है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, जो विश्व में विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। और लास्ट में विश्व के सामुद्रिक यानी व्यापारिक मार्ग, जो जल परिवहन जिसे कहते हैं। आज विश्व का सबसे प्रमुख, सबसे सस्ता अगर कोई परिवहन का साधन है वो जल परिवहन यानी समुद्रिक परिवहन है। आज विश्व के जितने भी व्यापार हो रहा है और उस व्यापार में प्रमुख जो मार्ग है वो समुद्री मार्ग है, और विभिन्न समुद्री मार्ग हैं। इसमें नहरें भी हैं, विभिन्न जैसे नहर है, पनामा नहर है, विभिन्न नहरें हैं जो इनका इसमें मदद करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला पेपर बीए सेकेंड ईयर के भूगोल के छात्रों के लिए ये उसका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। अब अगला आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।